जब भी सब्सटेंटिव का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपने ऐसे लेके चलना है। जनरल आया तो जनरल प्रोसीजर और हर एडिशन का स्पेसिफिक। जनरल जब भी आया बड़ा आएगा, 8 का, 11 का, 12 का आएगा, 7 का आएगा, 9 का आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर जनरल आ रहा है, अगर उसने सिर्फ सब्सटेंटिव बता दें तो फिर आपको पूरा बताने। क्लियर हो गया। अगर वो स्पेसिफिक पूछता है कि मुझे सिर्फ वैल्यूएशन का बताएं, तो फिर आपने वो ही प्रोसीजर बताना है। आपको याद है मैंने जब आपको डायरेक्शन टेस्टिंग पढ़ा रहा था, मैंने बताया था क्रेडिटर्स की अंडर स्टेटमेंट के लिए क्या आप इसे परफॉर्म करेंगे। क्रेडिटर्स की, जो मैंने बताया पुअरली टेम्पलेटेड क्वेश्चन है, याद है आपको? तो उसने पेपर में क्या पूछा, क्रेडिटर्स और उसकी एक एग्जेशन, वो क्या है, कंप्लीटनेस। अंडरस्टैंड वही है ना। अब यहाँ लिखा भी है उसने पेज नंबर 135 पे, कंप्लीटनेस का क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग। चलें जी, चलें आगे। अच्छा, अब आ जाए कंप्लीटनेस। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले उसने कही ऑब्टेन स्केड्यूल। मैं स्किप कर रहा हूँ उसे क्योंकि ये कंप्लीटनेस के अंदर नहीं है, उसे जर्नल लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटनेस के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, जनरल है। सेकंड क्या है, रिकंसाइल करने, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, ये भी कंप्लीटनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट रेलेवेंट है। दो चीज़ें याद रखनी है आपने। अब फिक्स एसेट की कंप्लीटनेस से कर रहे हैं ना आप, फिक्स एसेट की लिस्ट आपको स्केड्यूल दी है, उसकी कंप्लीटनेस यही है ना। अब क्या करेंगे, स्टैंड कहता है कि इसमें से सैंपल बेसिस पे आप एसेट सेलेक्ट करें, सैंपल बेसिस पे, और उसको चेक करें लिस्ट में आ रहे हैं। गौर से मेरी बात सुनिए, सैंपल बेसिस पे आप रैंडम गुजरे हैं, आपके यार ये एसी दिखाएं कहाँ पर है, ये जनरेटर कहाँ दिखाएं, स्केड्यूल में दिखाएं मुझे। एसी भी आ रहा है, जनरेटर भी आ रही है, चेयर कहाँ पड़ी है, ये व्हीकल कहाँ है, ये प्लांट कहाँ है, ये गाड़ियाँ कहाँ हैं। सेलेक्ट करेंगे और उसको कहाँ आएंगे आप, शीट में। इसे ना इसको आसानी के लिए मैंने जो सीखा था मैं सीनियर से, इसका था फ्लोर टू शीट। फ्लोर टू शीट आएंगे ना, तो इस शीट की कंप्लीटनेस के बारे में, शीट में जो एसेट्स आ रहे हैं सारे कंप्लीट है। ठीक है, फ्लोर टू, ये याद रहेगा, ये टर्म चेंज टर्म है, आपको याद रहेगी इंशाल्लाह। कंप्लीटनेस क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे आप। अब यहाँ पे आ जाएं क्वेश्चन में, पहली सेशन आपके जहन में कंप्लीटनेस। आप क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू चेक द कंप्लीटनेस आई विल सेलेक्ट सर्टेन एसेट्स, और मैं चेक करूँगा शीट में आ रहे हैं। हो गया मसला, पक्की बात है। अच्छा, कई दफ़ा नहीं आ रहे होंगे, कई दफ़ा, तो उसकी रिकॉन्सिलेशन मांग लें, क्यों नहीं आ रहे, वजह क्या। अगर रिकॉन्सिलेशन मिल जाती है तो ठीक है, अगर रिकॉन्सिलेशन हो सकता है रिकॉन्सिलेशन दे दें कि ये ऐसे ऐसे ये इस्तेमाल हो रहा है। अगला पॉइंट ये है, क्यों जी बच्चे, मसला हल हो गया। अच्छा, अगले पेज पे आ जाएं। एग्जिस्टेंस तो अगले पेज पे आएगा ना, अगले पेज पे एग्जिस्टेंस। देखिए अभी हमने क्या किया, एक सेक्शन थी। फॉर एग्जांपल देखें, हम आए हैं चेक करने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को। ये पहला काम क्या मिला, चेक करें कंप्लीट है। तो कंप्लीटनेस के लिए क्या प्रोसीजर है, फ्लोर टू, आपने 25 आइटम सेलेक्ट किए और देखें शीट में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं इसका मतलब शीट कंप्लीट है। अच्छा, 25 सेलेक्ट किए हैं, उसमें 15 शीट में नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है, ये शीट कंप्लीट इनकम्प्लीट है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन तो नहीं कोई और, सब यही क्वेश्चन है आपका। अच्छा, अगली सेशन क्या है, एग्जिस्टेंस। नहीं हुआ ना, कैसे हुआ,
10 नहीं है तो 10 की एग्जिस्टेंस चेक होगी 15। देखिए सोच, मैं दोबारा आता हूँ। मैंने प्रोसीजर क्या बताया कंप्लीटनेस के लिए? आप कुछ आइटम सेलेक्ट करेंगे, आपको पता लगेगा ना, आपने 25 आइटम सेलेक्ट किए, 25 जगह शीट में आ रहे हैं, इसका मतलब है कंप्लीट, शीट कंप्लीट, शीट की कंप्लीट। ये एसेट की लिस्ट बनी है, ये क्या है? कंप्लीट। ये कंप्लीशन है। मैं ये फर्क बताने लगा हूँ। जो अगला प्रोसीजर कौन सा है? एग्जिस्टेंस के लिए प्रोसीजर रिवर्स करना है आपने। शीट 2 आप शीट में सेलेक्ट करेंगे, ये 25 आइटम, अब दिखा मुझे पूरे करो। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब शीट में जो एसेट्स आ रहे हैं ये एग्जिस्ट, ये याद रखना है। पिछले पेज में, पिछले पेज में थर्ड पॉइंट में मैं पढ़ता हूँ। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट्स दैट फिजिकली एग्जिस्ट, जो फिजिकली, आपने क्या करना है, आप स्कैन्स के आप उसमें आएंगे या इब्राहिम की कंपनी में जाएंगे या मिल्स में जाएंगे, उनसे कहेंगे आपके पास ये 72 मशीन है लिस्ट, ठीक है, ठीक है, 72 मशीन पड़ी हैं, ये मुझे दिखाएं शीट में आ रही हैं, ये शीट में कौन सी डिसीजन पता लगेगी आपको? कंप्लीट। आपने सिलेक्ट किया एसेट्स और कहाँ गए? शीट, तो क्या मिला है वो शीट की। अच्छा, फिर आपने क्या किया कि जो एसेट्स आ रहे हैं शीट में मुझे बताए हैं, क्या ये एग्जिस्ट भी करते हैं? अब क्या करेंगे, 25-35 आइटम सेलेक्ट करेंगे सैंपल बेसिस पे और फिर कहेंगे मुझे दिखा दो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एग्जिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट्स दैट फिजिकली एग्जिस्ट। आपने जो फिजिकल एसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट के बाद क्या कहता है, एंड ट्रेस दीज एसेट टू द स्केड्यूल रजिस्टर या जो भी वर्ड शीट कह लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज में अब रिवर्स काम क्या करा रहा है, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट्स फ्रॉम द रजिस्टर, फ्रॉम द एंड फिजिकली इंस्पेक्ट देम। कौन सी रेशन मिलेगी वो? एग्जिस्टेंस। कोई मसला इसमें, ठीक है। एक लाइन में आपने क्या किया, कंप्लीटनेस लिख दी, अगली लाइन में क्या किया आपने, एग्जिस्टेंस लिख दी। हो गया जी। सेम उसी तरह का ना, आपने पहले भी जो कॉन्सेप्ट बताया था कि क्रेडिटर ओवरस्टेट किए हुए हैं या अंडरस्टेट किए हुए हैं, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ को, हाँ, इन केस ऑफ कंप्लीटनेस हम क्या करते हैं, हम हमारी अप्रोच क्या होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट टू द, उसी को ले लें, उसी एग्जाम्पल को यहाँ फिट कर लें कि हम लिस्ट दी है या लेजर दिया है, हम सोर्स ढूंढ के शीट को चेक करने आ रहे हैं कंप्लीट है, ठीक है। और एग्जिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं, रिवर्स कि शीट में 10 आइटम सेलेक्ट किए, कहीं ये दिखा दो मुझे कहाँ है, आप कह रहे जनरेटर से जनरेटर दिखा दो, ये 6 व्हीकल हैं 6 दिखा दो। इसका मतलब है कि जो लिस्ट में चीज़ें आ रही हैं ये एग्जिस्ट भी कर रही हैं। कंप्लीटनेस था अंडर स्टेटमेंट के लिए, एग्जिस्टेंस है ओवर स्टेटमेंट के लिए, समझ गए। हमने एसेट्स जो हम दोनों तरफ लिस्ट किया ना, कि एसेट ओवरस्टेट भी सकते हैं, अंडरस्टेट भी सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी एक्यूरेसी। अच्छा, एक्यूरेसी को छोड़ें, वैल्यूएशन पे आते हैं। पहले वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन में क्या चेक करेंगे हम? वैल्यूएशन में फिगर सही, सबसे पहले क्या देखेंगे वैल्यूएशन में? वेरी गुड, शाबाश दे दूँ। कॉस्ट मॉडल, ये वैल्यूएशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल है फिर वैल्यूएशन कहाँ से देंगे? वैल्यू तो देखनी है ना आपने, बेशक कॉस्ट मॉडल है या वैल्यूएशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल है, अगर कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, एज्यूम करें नियाग्रा में जो ऑडिट करने गए वहाँ पे कॉस्ट मॉडल चल रहा है। अब आपने क्या चेक करनी है इसकी, कॉस्ट मॉडल में वैल्यू कहाँ से मिलेगी? कौन से डॉक्यूमेंट से? वेरी गुड, डॉक्यूमेंट से करीब पहुंच गई। रजिस्ट्री से इन केस ऑफ लैंड, परचेज वैल्यू इन केस ऑफ अदर एसेट्स, ठीक है। लैंड में आपने क्या बोला, रजिस्ट्री, ठीक। आपने इनवाइस नहीं कहा,
ठीक है। बाकी एसेट्स में इनवाइस, रजिस्ट्री नहीं। अब अगर फर्नीचर, आपके मैं चेयर्स लेके आऊँगा, मुझे रजिस्ट्री दिखाएं, तो चेयर्स की रजिस्ट्री ऐसी है ना। अच्छा, क्लाइंट का जी मैंने लैंड खरीदी, आपके मुझे इनवाइस दिखाएं, तो लैंड की इनवाइस नहीं होगी। अच्छा, अगर लैंड, बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग की क्या होगी, रजिस्ट्री। बिल्डिंग बनाई है, एक्सपेंसेस की इनवाइस होगी, लेबर की होगी, क्रश खरीदा होगा, सीमेंट खरीदा होगा, सरिया खरीदा होगा, लोहा खरीदा होगा। समझ गए? तो ये आपको सिनेरियो बताएगा कि क्या आपने मांगना है उसे। ऐसी चीज नहीं मांगनी क्लाइंट से जो सुन के उसको हंसी आ जाए और वो आपके पार्टनर को फोन करेगी, जी आपने क्या भिजवा दिया, कहाँ से पकड़ के लाए हैं इसको, मज़ाहिया बातें कर रही है या कर रही है। ठीक है। सेम इज द केस विद एग्जामिनर। एग्जामिनर क्वेश्चन पढ़े कि यार ये कौन है, यार ये कहाँ रहता है, ये कहाँ से आता है, ऐसे बच्चे कहाँ पैदा होते हैं। ठीक है। ऑडिट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो आपसे टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बात करेगा, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव आंसर मांगेगा, ऑब्जेक्टिव। मसला ये हम ऑडिट को समझते हैं कम्युनिकेशन टाइप का सब्जेक्ट है, बट ठीक है उसमें पोरियां शोरियां मार लेते थे, इसमें ही मार लेंगे बट ठीक है। नहीं, पूरा भी मैथमेटिक्स है, इक्वेशन है फिजिक्स की। ठीक है, पैट आंसर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो कंप्लीटनेस समझ आ गया। मैं इस पर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि आगे इंटेंजिबल एसेट में टाइम नहीं लगाना, और आगे फिर बाकी चैप्टर्स में। ठीक है। फिर मैं वापस आता हूँ, जब सप्लानी प्रोसेस आए, जनरल बड़ा क्वेश्चन है तो सारे आप लिखने हैं, जनरल भी स्पेसिफिक भी। याद करने की जरूरत नहीं, जनरल आपको याद हो गए वैसे। स्पेसिफिक कौन से हैं, मौका सिनेरियो बताएगा। एग्जेशन याद है आपको, 5-6 एग्जेशन, इसमें हर एग्जेशन में क्या प्रोसेस परफॉर्म करूँगा वो लिखते हैं। तो 5-6 स्पेसिफिक हो गए, 5 जनरल हो गए, 10-12 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए अगर जनरल आया। अच्छा, अगर उसने स्पेसिफिकली पूछे आपसे सिर्फ कंप्लीटनेस के बारे में, या पूछे आपसे उसने वैल्यूशन के बारे में, तो फिर वो रेलेवेंट वो बताना है आपने। ठीक हो गया। अभी तक क्या हो गया, कंप्लीटनेस हुआ, एग्जिस्टेंस हुआ। दोनों में डिफरेंस क्या है, कंप्लीटनेस में शीट, फ्लोर टू शीट, और एग्जिस्टेंस में शीट टू फ्लोर। ये इन्वेंट्री का है तब भी। ठीक है, समझ गए। इन्वेंट अगर फिक्स एसेट करते हैं तब भी याद रहेगा। अच्छा, आगे आ जाए वैल्यूएशन के बारे में। वैल्यूएशन आ गई तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन। कॉस्ट मॉडल है तो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो मांगे उनसे, रजिस्ट्री, इनवॉइस, ये जो भी चीज़ तो उस पर आ रही होगी। अच्छा, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फिर क्या मांगेंगे उनसे, रिवैल्यूएशन मॉडल तो उसमें आ रहे होंगे ना। रिवैल्यूएशन मॉडल में वैल्यू कहाँ से चेक करेंगे, वो रजिस्टर से चेक करेंगे, जो एंटिटी का रजिस्टर है। एक तो जिसने रिवैल्यू किया उसका भी देखेंगे ना, उसका ही देखेंगे। कंपनी कहती है मैंने एसेट रिवैल्यू करवाया है, ये मेरा एसेट पहले 10 लाख का था, 1965 में मैंने लैंड ली थी, अब ये 6 करोड़ रुपए की लैंड हो गई है। भाई 6 करोड़ रुपए लैंड कहाँ आ रही है, रजिस्टर में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, वहाँ तो कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है, अजीब अजीब बातें नहीं करनी हमने, हमें पेट पक्की बात करनी है। वो कहाँ 6 करोड़ रुपए कहाँ आ रहा होगा, कौन बताएगा 6 करोड़ रुपए की है, रिवैल्यू बताएगा। तो ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट मांगे, रिवैल्यूएशन रिपोर्ट। मैं ये कह रहा था, मेडिकल स्टोर क्या कहते हैं, दवाई दे दो, क्या कहते हैं, मैं फलाना सॉल्ट चाहिए मुझे, ऑब्जेक्टिव बताते हैं उसके आगे। ये अब सब अब वो पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए, ऑब्जेक्टिव आंसर। वैल्यूएशन कहाँ मिलेगी आपको, स्टैंडर्ड कहता है वैल्यूअर, वैल्यू की रिपोर्ट। तो उनसे क्या मांगेंगे हम, रिपोर्ट ही मांगेंगे उनसे, चेक करेंगे रिवैल्यूएशन में वही 6 मिलियन आ रही है या 6 करोड़ आ रही है। ठीक हो गया, चलें आगे। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं आपको। ठीक है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, क्यों आप वो
पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल में है, ऊपर कॉस्ट मॉडल मैंने बता दिया, लैंड बिल्डिंग और बाकी चीज़ों में। लैंड बिल्डिंग में रजिस्ट्री की बात करेगा, बाकी में इन्वेस्टर्स की बात करेगा। कर रहा है ना इन्वेस्टर्स की बात, ऐसे ही है। एट कॉस्ट पहले लैंड बिल्डिंग में क्या कहता है, वो रजिस्ट्री या प्रोफेशनल फीस जो भी आपकी स्टाम्प पेपर होते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड लाइन में इनवॉइसेस ऑफ द, पहुंच गए हैं। अच्छा, आगे वैल्यूएशन मॉडल आ गया। वैल्यूएशन में क्या कहता है, ऑब्टेन रिपोर्ट। अभी सारे पॉइंट ना मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको। ऑब्टेन रिपोर्ट, सेकंड में कहता है चेक करने के उसे बेनिफिट्स ठीक आ रहे हैं। तीसरा कहता है कि हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपने IAS 16 पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी रिवैल्यूएशन करनी है देखना इंटायर सेट ऑफ एसेट्स की वैल्यूएशन की है। ये मैं भी स्किप कर गया, पढ़ा हुआ ना हमने। ये नहीं कहना 6 पीस ऑफ लैंड है, 2 की वैल्यूएशन के बाद 2 गिना कर वो, ठीक है, समझ गए। तो आपने चेक करना है कि इंटायर बीइंग एन ऑर्डर, ये सारी क्लास ऑफ एसेट्स को इन्होंने वैल्यू करवाया। चले आगे। तीसरा क्या कहता है, चौथा क्या कहता है, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। याद है आपको, पढ़ा हुआ ना एक्सपर्ट। अब ये कौन एक्सपर्ट है, कौन सा एक्सपर्ट है ये, मैनेजमेंट का क्या ऑर्डर का, मैनेजमेंट ने हायर किया होगा ना। अकाउंट बनाने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंट बनाने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट ने पॉलिसी रखी हुई है रिवैल्यूएशन मॉडल, तो रिवैल्यूएशन कराने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिवैल्यूएशन मिलेगी तो अकाउंट बनेंगे ना, तो पॉलिसी आपकी है, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है कि स्टैंड पढ़ के आए आप चैप्टर नंबर 5 में, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। आगे हैं, देखिए उसकी फाइंडिंग्स ठीक है, कंक्लूजन ठीक है, उसने एजम्पशंस ठीक ली हैं, मॉडल ठीक यूज़ किया उसने, फार्मूला ठीक यूज़ किया है, इंडिसेस ठीक लगाए हैं उसने। अच्छा, सोर्स डेटा इज कंप्लीट। भाई जितने पीसेज ऑफ लैंड थे सारे ले लिए उसने। 6 लैंड्स के पीसेज से 5 की वैल्यू कर, 1 की करवाई नहीं। 2 बिल्डिंग से 1 की करवाई। तो आप देखें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली है उसको, रिपोर्ट में सारी आ रही है, समझ गए। और आखिर क्या कहता है, नीड टू यूज द ऑडिटर। इस अगर इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि आपको अपना एक्सपर्ट लाने की जरूरत तो नहीं, समझ गए जी, याद रहेगा, मुश्किल तो नहीं लग रहा ये। तो ये हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, तो यहाँ से स्टार्ट होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर प्रॉपरली, जहाँ पे आप फील्ड वर्क जाके करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर तो घर बैठ के भी हो सकते हैं, डेटा मंगवा लें घर बैठे, ऑफिस बैठे करने, ठीक है। इसके लिए जाना पड़ता है आपको, इसके लिए जाना पड़ता है टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए। चलें आगे, कोई मसला। अच्छा, आगे आ जाए, डेप्रिसिएशन है, इम्पेयरमेंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट दोनों में याद रखने वाले आपने, दोनों पहले ये क्या है, एस्टिमेट्स। दोनों क्या है, और एस्टिमेट्स आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क, आर सब्जेक्ट टू हाई रिस्क एरिया। तो क्या देखेंगे आप इसमें, इम्पेयरमेंट में क्या देखेंगे, चलें आइए स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ, पक्की बात है, पढ़ा हुआ है, सोच लें, हैं कैसे देखेंगे एसेट इम्पेयर हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ा हुआ माशाल्लाह आपने IAS 36। कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं कंडीशन, 2 तरह के, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, मार्केट, इस प्रोडक्ट की मार्केट तो ख़राब तो नहीं हुई, इसका कस्टमर एग्जिस्ट करता है, ये सेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। और इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, ऑब्सोल्यूशंस तो नहीं हुई, कोई डैमेज तो नहीं हुआ, फायर तो नहीं हुई, आग तो नहीं लगी, जल तो नहीं गया, बह तो नहीं गया, ख़राब। इंटरनल फैक्टर्स आपको पता है, तो देखने के बाद देखेंगे भाई इम्पेयरमेंट हुई कि नहीं हुई, मैनेजमेंट से इसकी एंट्री की कि नहीं, इतनी इम्पेयरमेंट हुई है, ठीक है। और बोर्ड की अप्रूवल ले लेंगे, इस पर एस्टिमेट है ना, बोर्ड ने इस पर असेसमेंट की होगी, वो ले लेंगे भाई बाकी इतनी हुई है, ठीक है। फिर 36 क्या कहता है कि देखें जो आपने एक्सपेंस डाला है, एसेट क्रेडिट कर दिया है, डेबिट से करेंगे, प्रॉफिट लॉस को किस हेड में किया उसका डिस्क्लोजर देखें आ रहा है, इतनी बनती है इम्पेयरमेंट, कर लेंगे जी। अच्छा, आ गया डेप्रिसिएशन पे, IAS 16 पढ़ा हुआ आपने। डेप्रिसिएशन किस पे डिपेंड करती है, डेप्रिसिएशन रेट, यूजफुल लाइफ है, वेरी गुड।
उसको देखें यूज़फुल लाइफ असेस करें हर साल के एंड पे, इतनी यूज़फुल लाइफ है इसकी, मैनेजमेंट ने असेस की हुई यूज़फुल लाइफ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, ओवर या अंडर असेस तो नहीं की हुई, चेंज इन एस्टीमेट उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर आनी चाहिए, कर लेंगे जी। ये सारी जो बातें हैं ना, मैं इसको बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा आपको। पहले मैं क्या कहता है, रिव्यू डेप्रिसिएशन रेट फॉर रीजनेबलनेस। डेप्रिसिएशन रेट का मतलब क्या है, यूजफुल लाइफ। नीचे इस बिल्कुल निचली लाइन में बात कर रहा है, सेकंड लाइन में यूजफुल लाइफ की बात कर रहा है। देखिए कंसिस्टेंट डेप्रिसिएशन मॉडल है, मेथड है। अगर इनकंसिस्टेंट है, क्यों इनकंसिस्टेंट है, क्या डेप्रिसिएशन मॉडल चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, उसके डिस्क्लोजर, जैसे भी आपने बात की चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। फिर कोई गेन लॉस डिस्पोजल पे आया तो कितना आया, पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना एक्सपेंस, और ये कैलकुलेट होता है, और ये क्या होता है, तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर कौन सा पढ़ा हुआ है, रिकैलकुलेशन। चेक करें डेप्रिसिएशन ठीक कैलकुलेट की हुई है, आगे आ जाएं। फिर देखें फुली डेप्रिशिएबल एसेट जो है, जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, वो दोबारा रिटर्न कर दी पड़े। हम एक क्लाइंट पे गए और आर्टिकल्स कर रहा था मैं, वो बिल्डिंग थी, उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड रखा हुआ था 5 साल के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड 5 साल हो चुके थे, 6ठा साल में ऑडिट करने गया। तो अब अकाउंटेंट नालायक था, उसने कहा डेफिनेशन चार्ज करनी। ये तो मैंने बीकॉम में पढ़ा था, डेफिनेशन चार्ज एसेट फुली डेफिनेट हो चुका है 5 सालों में, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेफिनेशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, डेफिनेशन डेबिट। अब क्रेडिट समझना है क्या करें, परेशान, बड़ा परेशान कि क्रेडिट सब डेबिट तो कर दी, क्रेडिट करने की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो कहता वो ही बस चलेंगे, मुझे समझ नहीं, फिर मैंने बताया गया, मैंने अदर इनकम पर क्रेडिट कर दिया, डेबिशन डेबिट और अदर इनकम। तो ये ठीक है, इस तरह के जाले होते हैं। तो आपने देखना है कि जो फुली डेफिनेट एसेट को दोबारा डेफिनेट तो नहीं कर रहे, ठीक है। यानी मैं ये स्कैंस के ना, इसको मैं नाम नहीं बताऊँगा क्लाइंट का, इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में क्लाइंट मौजूद है, वो मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपका थिंकिंग आउट काम है, देखें कि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, उसको दोबारा, ठीक है। फिर एनालिटिकल प्रोसेस पढ़े हुए आप लोगों ने, पढ़े हुए एनालिटिकल प्रोसेस, कहाँ पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर में। कैसे करेंगे एनालिटिकल प्रोसेस, क्या करेंगे, ठीक है। एसेट में कोई एडिशन डिलीशन नहीं हुई, एसेट में एडिशन डिलीशन नहीं हुई। पिछले साल 80,000 डेप्रिसिएशन थी, ठीक है, और 10% डेप्रिसिएशन रेट है। इस साल कितनी होनी चाहिए, 72,000, ठीक है। ये क्या है एनालिसिस, आपने इस साल का 72 कैलकुलेट नहीं किया, एक तो 72 कैलकुलेट कर लें, ये तो इस साल का रिकैलकुलेशन। एक किया है आपने एनालिसिस किया, पिछले साल की फिगर नहीं, आपने एडिशन डिलीशन नहीं हुई, आपने पकड़ा उसका 90% हमने कहा बुक्स में इतनी आई थी, ठीक है चलो आगे चलते। आपने एविडेंस कहाँ से लिया, एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करके। या चलें इसमें एडिशन हुई है, इसमें 10,000 की एडिशन भी हुई है, 10,000 की, तो आपने पिछले साल के ऐसे ले लिया, 10,000 देखा कब एडिशन हुई थी, 6 महीने बाद हुई थी, ज़रूरत 6/12 6/12 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है। तो ये डेप्रिसिएशन प्लस 72 शुड बी इक्वल टू एक्चुअल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट। ये किया हमने एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है जी। ये एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करता है। आगे आगे इंपेयरमेंट 36 की बात कर रहा है, ठीक है। तो 36 में, ठीक है, कहते हैं ऑब्टेन मैनेजमेंट कैलकुलेशन, जो मैनेजमेंट ने राइट डाउन किया अपने एसेट को इंपेयरमेंट की वजह से, उसकी क्या करें, कैलकुलेशन करें। मैंने कहा था दोनों कैलकुलेशन है, दोनों असम्पशन है, उसकी कैलकुलेशन चेक की थी डेप्रिसिएशन की, इसकी भी क्या करेंगे। मैनेजमेंट कहती है मेरी 20% ऐसे डेप्रिसिएट हो गया, इम्पेयर हो गया, तो 20% ठीक निकाल लिया उसने। 20% क्यों लिया, असम्पशन है ना, असम्पशन ठीक है, निचले इसी लाइन में, इसी बुलेट में निचले लाइन में, ठीक है। एंड असम्पशंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, कि असम्पशन मैनेजमेंट की रीजनेबल है, ठीक है। फिर इसी पेज पे आखिरी लाइन में रिकैलकुलेशन, पढ़ा ना रिकैलकुलेशन प्रोसीजर हमारा, ठीक है। अच्छा, इसने यहाँ बात खत्म कर दी है। मैंने क्या किया, इस बात को
ये पढ़ाने से पहले मैंने इसको लिंक कर दिया IAS 36 के साथ। जो रेलेवेंट नॉलेज उसको यूटिलाइज तो करें ना। वो क्या कहता है, फैक्टर्स देखो, इंटरनल फैक्टर्स तो नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो नहीं है। इस पूरी बुक ने ये जो आपने लिखा हुआ है इम्पेयरमेंट में, इसने एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर की बात ही नहीं की। भाई आपका बिंग एंड ऑर्डर काम तो नहीं, आप पूछें भी आपकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, ये प्रोडक्ट जो मशीनें में आती है, ये प्रोडक्ट बिकती है, इसकी कस्टमर बेस है, कंपेटिटर तो नहीं आ गया, पूछना काम है ना आपका। वो कहता है कंपेटिटर आ गया पर सीरियस कंपटीशन है, तो आप देखें इम्पेयर तो नहीं होगी, या मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही इसकी, या इसकी मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक आपने पूरा सुजुकी का प्लांट लगाया, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपने उनका मज़ा टाइप कोई आपने कैरियर बनाया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, चाइना ने क्या चीज़ लॉन्च कर दी, वो बिक रही है, आपकी नहीं बिक रही। इमरजेंस ऑफ न्यू कंपेटिटर आ गया, या लोगों की डिमांड नहीं है, फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिस्कस इसने बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ यहाँ पे, आपको मैंने लिखवा दी हूँ 7 पॉइंट्स। इंटरनल फैक्टर्स देखेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखेंगे। इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स से पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक है जी, याद रहेगा। अच्छा अगले पे आ जाए, राइट एंड ऑब्लिगेशंस। राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या चेक करेंगे आप, राइट मेरा राइट है, इस पर कैसे देखेंगे, इस एसेट पे, हाँ टाइटल आपके नाम पे, ठीक है, और पोजीशन आपकी। एसेट किसे कहते हैं, एसेट ये होती चीज जिससे आपको एक से ज्यादा सालों में, हाँ ना, और किसको होना है, तो उसका एसेट है ना। तो फिर देखें इसकी ये बेनिफिट ये ले रहा है, आई कैप की बिल्डिंग है कराची में, प्रीडी स्ट्रीट पे, वो किसी ने कब्जा किया उसमें। तो अगर आप आई कैप के डिस्क्लोजर देखें ना, अब नहीं मुझे पता क्या स्टेट, आज से 3-4 साल पहले तो लिखा होता था कि आई कैप की बिल्डिंग है प्रीडी स्ट्रीट पे, जिस पे कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ, हम उस पर लिटिगेशन कर रहे हैं पोजीशन लेने के लिए। समझ गए, ये है डिस्क्लोजर कि एसेट आपका है लेकिन पोजीशन आपका नहीं है, या वाइस वर्सा, पोजीशन आपके पास है, एसेट भी आपका है लेकिन टाइटल आपके नाम पे नहीं है। तो दिस फैक्ट शुड बी। मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत से, उन्होंने फेडमिक में, ये इंडस्ट्रियल स्टेट में उन्होंने लैंड ले ली, बिल्डिंग बना ली, प्रोडक्शन हो रही है, अभी तक फेडमिक ने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया उनके नाम पे, किसी वजह से, या उनको इंस्टॉलमेंट्स पे लैंड दी, उनका 2 इंस्टॉलमेंट के बाद आप प्रोडक्शन शुरू कर दें, बिल्डिंग बनाए, ऐसा पेमेंट करते रहें। अभी लैंड उसने ले ली, उसने बिल्डिंग बना ली करोड़ों रुपए की, प्लांट लगा लिया करोड़ों रुपए का, प्रोडक्शन हो रही है करोड़ों की, लेकिन लैंड अभी उनके नाम पे, तो उन्होंने कहा वहाँ में डिस्प्ले दिया हुआ है जो लैंड है ना, ये कंपनी के नाम पे ट्रांसफर, इसका टाइटल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। टाइटल ट्रांसफर होगा जब कंपनी सारी की सारी पेमेंट्स कर देगी, और इन ऑर्डर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इसके नाम पर फेडमिक टाइटल ट्रांसफर कर देगा। दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। ये एक फैक्ट क्या है कि टाइटल आपके नाम पे नहीं है। आई के वाला फैक्ट क्या है, टाइटल है आपके नाम पे, पोजीशन नहीं है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्या होगा, रजिस्ट्री पे आपके नाम आ रहा होगा। व्हीकल में क्या होगा, व्हीकल में रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रेशन बुक होती है ना, कॉपी होती है या कार्ड होता है, उसमें लिखा रहता है कि ये ओनर है, ये इसके नाम पे, ये व्हीकल नंबर है। और बाकी चीज़ों में क्या होगा, इनवाइस आपके नाम पे होगी, लिखा हुआ है, देखें, एग्जामिन इनवाइसेस कर लेंगे। अच्छा क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन ये कौन बताएगा आपको, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। एक तो होगा कि मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, कि उसको इन्वेंट्री के तौर पे हैंडल करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं है, नहीं कि वो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैनेजमेंट बिजनेस क्या एंटिटी, यस एंटिटी करती क्या है, आपको सिनेरियो बताएगा। नियाग्रा मिल्स लैंड खरीदेगी तो कहाँ रखेंगे, नहीं लैंड खरीदेगी प्रोडक्शन के लिए खरीदी है तो हम प्रॉपर्टी प्लांट को रखेंगे। अगर उसने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ली है या रेंटल इनकम के लिए ली है तो कहाँ रखेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अच्छा यही लैंड अगर खरीद रही है सिटी हाउसिंग, इन्वेंट्री में आएगी।
नियाग्रा में व्हीकल खरीदेगी तो प्रॉपर्टी प्लानिंग में आएगा, लेकिन सामने असगर इंसान होंडा का शोरूम